दोस्तों ये कहानी एक 15 साल के लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने ही घर की सारी औरतों के साथ दबा के गपागप करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब घर की सारी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद क्या होता है ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है रोजर। रोजर समर वेकेशन पर अपने घर आ जाता है और उसकी माँ ने अपनी एक मेड मिस लपीते को घोड़ा गाड़ी पर रोजर को लाने के लिए भेजा था। घोड़ा गाड़ी पर आते हुए रोजर की नज़र मिस लपीते के उछलते पपीतों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर रोजर का छोटा चेतन उसकी पैंट में ही सांप की तरह फनफनाने लगता है। मिस लपीते भी समझ जाती है कि रोजर उसके पपीतों को देखकर मजे ले रहा है और उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन फिर भी मिस लपीते उसे कुछ नहीं कहती और मुस्कुराकर उसे इग्नोर कर देती है। और ऐसे ही हिलते हिलते वे दोनों घर आ जाते हैं। घर आते ही रोजर की मोम उसका वेलकम करती है। तभी उसकी मोम की नज़र उसकी पैंट पर पड़ती है और वो रोजर से पूछती है कि तुम्हारी पैंट पर ये रबड़ी कहाँ से आई। यहाँ हम व्यूअर समझ जाते हैं कि रास्ते में मिस लपीते के उछलते पपीतों को देखने की वजह से रोजर के छोटे चेतन ने जवाब दे दिया था। तो इस पर रोजर की मौसी मार्गरेटा कहती है कि कोई बात नहीं, इस उम्र में ये सब होता रहता है, लाओ उसे मैं साफ कर देती हूँ। और वो खुद अपने रुमाल से रोजर की पैंट पर लगी रबड़ी को साफ कर देती है। इसके बाद रोजर अपनी छोटी बहन बर्था से मिलता है और बर्था उसे जंगल में घुमाने के लिए ले जाती है और वहां पर रोजर की मुलाकात दोबारा से मिस लपीते से होती है और वे दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते वक्त मिस लपीते को अचानक से जोर से सुसु का दबाव लग जाता है और वो रोजर के सामने ही अपनी स्कर्ट ऊपर करके खड़ी खड़ी पौधों को पानी देने लगती है। रोजर यह देखकर चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है कि वाह क्या स्टाइल है। इसके बाद रोजर जंगल में अकेला घूमने लगता है, लेकिन तभी रोजर का पैर फिसलता है और वो झाड़ियों में आकर गिर जाता है। वहां उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसी के घर की एक मेड उर्सुला किसी के साथ जंगल में मंगल कर रही है। तभी उर्सुला की नजर रोजर पर पड़ती है और वो उसे देखकर हंसने लगती है। रोजर ये देखकर चौंक जाता है और वहां से अपने घर भाग जाता है। रात को रोजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और उसके बाद वो अपने कमरे में सोने चला जाता है, लेकिन तभी उसे अपने कमरे के बाहर से कुछ बर्तन खड़कने की आवाज सुनाई देती है। तो वह तुरंत अपने कमरे से बाहर देखता है कि उसके घर की एक नौकरानी हेलन हाथ में चाय की ट्रे लेकर एक कमरे के सामने झुकी हुई है और कोई हवस का पुजारी उसका पीछे से गेम बजा रहा है। गेम खत्म होने के बाद हेलन अपने कपड़े ठीक करती है और वहां से चली जाती है और यह सब देखकर रोजर का छोटा चेतन फनफनाने लगता है। इसके बाद रोजर जैसे ही सोने के लिए अपने बेड पर बैठता है तो तभी उसे उसकी छोटी बहन बार्ता दिखाई देती है जो उसके बिस्तर में छुपी हुई थी। बर्ता उसे अपनी मौसी मार्गरेटा के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि हमारी मौसी अभी तक एक वर्जिन है। रोजर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। बर्ता उसे कहती है मुझे घर की एक नौकरानी हेलन ने बताया था। फिर रोजर पूछता है कि मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो बर्ता उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। अगले दिन बर्ता रोजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है। यहाँ उनके घर की सारी नौकरानी नहाते हुए अपनी पर्सनल बातें शेयर किया करती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ उर्सुला और बाकी नौकरानी भी आ जाती है। रोजर और बार्ता एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। वहीं नदी की दूसरी ओर से 3 आदमी गुजर रहे थे। वे भी रोजर के घर के नौकर थे। तो वे नौकर इन मैट्स को छेड़ने के लिए उन्हें अपना छोटा चेतन दिखाकर वही सुसु करने लगते हैं। तो यहाँ ये मैट्स भी कम नहीं होती, वह भी अपनी स्कर्ट ऊपर करके उन्हें अपना बिछोड़ा दिखा देती है और ये सब बार्ता और रोजर भी देख रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर की बड़ी बहन अलीसा अपने फादर के साथ घर आती है। घर के सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। अलीसा घर के सभी लोगों से गले मिलती है, लेकिन वह रोजर को सिर्फ हेलो बोलकर घर के अंदर चली जाती है। रोजर अपने साथ हुए इस भेदभाव को समझ नहीं पाता और निराश हो जाता है। तभी रोजर की छोटी बहन रोजर के पास आती है और उसे अपने साथ चर्च में लेकर जाती है और चर्च की छत पर बैठकर वे दोनों अपनी मौसी की बातें सुनने लगते हैं जो चर्च के फादर के सामने अपने पाप को कन्फेस करने के लिए आई थी। तो मार्गरेटा फादर से बोलती है कि मेरे से एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। फिर फादर उससे पूछते हैं कि तुमसे क्या पाप हुआ है। तो मार्गरेटा बताती है कि मेरा नेफ्यू रोजर कुछ दिनों पहले ही घर आया है और जब से मैंने रोजर को देखा है मैं उसके प्यार में पागल हो गई हूँ और कई बार तो मैंने सपने में उसके साथ गपागप किया है। ये सब बातें ऊपर बैठा हुआ रोजर भी सुन रहा होता है और वही सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि चलो कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। ये सोचते सोचते रोजर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि नीचे गिर जाता है और उसका भांडा फूट जाता है। इसके बाद पादरी और मार्गरेटा रोजर को अपने साथ घर लेकर जाते हैं और उसकी माँ को सारी बातें बता देते हैं।
ये बातें सुनकर रोजर की माँ पादरी से पूछती है कि अब आप ही बताएं कि इस हवस के पुजारी को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो पादरी कहता है कि इसके पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगाने चाहिए और ये शुभ काम रोजर की मौसी मार्गरेटा ही करेगी। रोजर की माँ को भी आइडिया अच्छा लगता है, पर रोजर की मौसी मार्गरेटा ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन रोजर की माँ मार्गरेटा को फोर्स करती है, जिसके बाद मार्गरेटा ऐसा करने के लिए मान जाती है और रोजर के पिछवाड़े पर 10 जोरदार के फटके लगाती है, जिससे उसका पिछवाड़ा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। रात को रोजर अपने कमरे में उल्टा होकर सो रहा होता है क्योंकि उसका पिछवाड़ा सूजा हुआ था। तभी उसे फिर से अपने कमरे के बाहर से बर्तन खड़कने की आवाज सुनाई देती है। रोजर देखता है कि पहले की तरह ही इस बार भी कोई हवस का पुजारी हेलन की पीछे से ठुकाई कर रहा है और इस बार भी हम व्यूअर्स को यह पता नहीं चलता कि आखिर वो ठुकाई करने वाला था कौन। इस बार रोजर के साथ साथ मिस्टर फ्रैंक भी इस सीन का लुत्फ उठा रहे थे। थोड़ी देर बाद रोजर के पास उर्सुला आती है और उसे बोलती है कि पिछवाड़े पर फटके लगने के बाद तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर क्रीम लगा देती हूँ। रोजर उसे बोलता है कि अरे ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, मैं हर रोज देखता हूँ कि कोई हेलन का पीछे से गेम बजा रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि वो खिलाड़ी कौन है? उर्सुला कहती है कि ये हम मैट्स का सीक्रेट है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी उसे याद आता है कि हेलन की ठुकाई मिस्टर फ्रैंक भी तो देख रहे थे, शायद उन्हें इस बारे में पता हो। तो रोजर मिस्टर फ्रैंक के पास जाता है। वहां जाकर रोजर देखता है मिस्टर फ्रैंक अपनी पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से कुछ देख रहे हैं। रोजर को वहां देखकर मिस्टर फ्रैंक चौंक जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद रोजर भी दूरबीन से देखने लगता है। वो देखता है कि बाहर 2 प्राणी जोरों शोरों से गपागप कर रहे हैं। ये देखकर रोजर सोचता है कि साला ये तो मेरे से बड़ा ठगी है। फिर रोजर को वहां से एक किताब मिलती है जिसमें काफी गंदी गंदी कहानियां लिखी होती है। रोजर उस किताब को अपनी पैंट की जेब में डालकर वहां से चला जाता है। जब वो अपने कमरे की तरफ आ रहा होता है तो उसे अपने पेरेंट्स के कमरे से कुछ घुटर घू की आवाजें सुनाई देती है। रोजर कमरे में की होल से अंदर झांककर देखता है कि उसके पापा उसकी मम्मी की ठुकाई कर रहे हैं। तभी वहां एलिसा का मंगेतर रोनाल्ड आ जाता है और रोजर को ये सब देखते हुए पकड़ लेता है। फिर रोजर उसकी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ मत बताना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। रोनाल्ड इस मौके का फायदा उठाता है और रोजर से अपनी कार साफ करवाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रोजर एक घोड़े के अस्तबल में छुपकर उस गंदी किताब को पढ़ रहा होता है, पर तभी वहां उनका एक नौकर आ जाता है, जिसे देखकर वह एक कोने में छिप जाता है। थोड़ी देर बाद वहां हेलन भी मुर्गियों को दाना डालने के लिए आती है और वह नौकर हेलन को वहीं उस खिड़की में फंसा देता है और पीछे जाकर उसका गेम बचाने लगता है। हेलन वहां पर रोजर को देखती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। रोजर जब उसकी हेल्प करने के लिए आता है तो हेलन रोजर को मना कर देती है और बोलती है कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ। दरअसल हेलन को भी उस नौकर से अपना गेम बजवाते हुए मजा आ रहा था। इसके बाद रोजर अपने घर के अंदर आता है। वहां पर उसकी बड़ी बहन अलीसा और उसका मंगेतर रोनाल्ड बैठे होते हैं। तभी रोनाल्ड रोजर से कहता है कि मेरे जूते बहुत गंदे हो गए हैं, तुम इन्हें साफ कर दो। पर रोजर जूते साफ करने से मना कर देता है, जिससे रोनाल्ड गुस्सा हो जाता है और रोजर की माँ को उस रात की सारी बात बता देता है। रोजर की माँ ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मेरी दोनों बेटी बहुत ही अच्छी और संस्कारों वाली है, पर पता नहीं ये ठरकी साला कहाँ से हो गया। फिर वो रोजर को घर से बाहर जाने के लिए बोलती है। रोजर बाहर जाते जाते मौका देखकर वह गंदी किताब अपनी बहन अलीसा की किताब से बदल देता है और फिर छुपकर अपनी बहन को वो गंदी किताब पढ़ते हुए देखने लगता है। रोजर देखता है कि अलीसा भी उस गंदी किताब को पढ़कर चरम सुख का आनंद ले रही है। इधर रोजर के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने छोटे चेतन को शांत कराने के लिए सीधा उर्सुला के पास जाता है, जो कि किचन में काम कर रही होती है। रोजर चुपके से जाकर उर्सुला को पीछे से पकड़ लेता है। उर्सुला को लगता है कि घर के किसी नौकर ने उसे पकड़ा है, तो अपने आप को बचाने के लिए रोजर के सर पर एक प्लेट मार देती है, जिससे रोजर को दिन में ही तारे दिख जाते हैं। फिर उर्सुला देखती है कि अरे ये तो अपना रोजर है, तो वो उसे अपने साथ गपागप करने के लिए हाँ बोल देती है। पर तभी वहां एक मोटी मेड आ जाती है और रोजर उसे देखकर वहां से भाग जाता है। अब रोजर का छोटा चेतन काबू से बाहर हो गया था और उसे किसी न किसी के साथ तो गपागप करके अपने छोटा चेतन को शांत कराना ही था। तो तभी उसे मिस लपीते की याद आती है और वो सोचता है कि कोई दे या ना दे, पर मिस लपीते तो अपने पपीते मुझे जरूर खिला देगी। और वो दौड़ता हुआ मिस लपीते के पास जाता है और वहां जाते ही उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और उसकी ठुकाई करने लगता है। पहले तो मिस लपीते वैसे ही झूठ मूठ का ना करती है, पर बाद में वो भी मजा लेने लगती है। पर तभी वहां एक डाके चिल्लाते हुए आता है और बोलता है कि जंग छिड़ गई है और जर्मनी ने फ्रांस पर जंग का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और एक बार फिर से रोजर के छोटे चेतन की प्यास अधूरी रह जाती है।
अब घर के अंदर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि घर के सभी लोगों को जंग में जाना है। मिस्टर रोनाल्ड बोलता है कि मैं जंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अस्थमा है। रोजर को जब यह पता चलता है कि उसके घर के सभी मर्द जंग पर जा रहे हैं और यहाँ घर पर सारी औरतें अकेली रहेगी, तो वो खुशी के मारे झूम उठता है और बोलता है कि अब आएगा असली मजा। अब रोजर उनके जाने का इंतजार करने लगता है, लेकिन ये सब कमीने ऐसे नहीं जाते। उस समय फ्रांस में एक रिवाज हुआ करता था कि जब भी सभी लोग युद्ध के लिए जाते थे तो जाने से पहले सभी मर्द अपनी वाइफ के साथ जंगल में जाकर मंगल किया करते थे। आज की रात भी वही रात थी, इसलिए सभी लोग जंगल में अपनी वाइफ के साथ गपगप करने के लिए जाते हैं। रोजर भी इन सबको देख रहा होता है और मन ही मन में सोचता है कि सालों आज रात जितने मजे लेने हैं ले लो, कल से तो इनके साथ मैं ही मजे लूंगा। अगले दिन घर के सारे मर्द जंग में चले जाते हैं और उनके जाते ही रोजर सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है और उसके साथ दबा के गपगप करता है। अगले दिन वार्ता रोजर से कहती है कि हमारी माँ पादरी के सामने कुछ कन्फ्रेंस करने वाली है, चलो चलकर देखते हैं कि उन्होंने क्या पाप किया है। उसकी माँ पादरी से बता रही होती है कि उनका हस्बैंड उनके साथ रात भर अलग अलग पोजीशन में करता है और उसे भी उन पोजीशन में मजा आता है, पर डर उसे इस बात का है कि कहीं वो कोई पाप तो नहीं कर रही। पादरी कहता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो और ये कोई पाप नहीं है। इसके बाद हमें रोजर की मेड कैट को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे बैठी होती है और तभी वहां रोजर नदी से मगरमच्छ की तरह बाहर निकलता है और केट के साथ वहीं पर गपागप करना शुरू कर देता है। अब रोजर की हिम्मत बढ़ गई थी और वो घर की सारी औरतों को पेलने का प्लान बनाता है और अपना अगला टारगेट वो अपनी मौसी मार्गरीटा को बनाता है और रात में जाकर मार्गरीटा के बिस्तर पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वहां मार्गरीटा आती है और वो रोजर को अपने बिस्तर पर देखकर चौंक जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रोजर उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि आप अभी तक वर्जिन हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। पहले तो मार्गरीटा उसे मना कर देती है, पर थोड़ी देर चुम्बाछाटी करने के बाद उसे भी मजा आने लगता है और फिर वे दोनों पूरी रात दबा के संभोग करते हैं। इधर हेलन चाय लेकर आती है, पर इस बार उसका गेम बजाने के लिए कोई भी गेट नहीं खुलता क्योंकि घर के सारे मर्द जंग पर गए हुए थे। फिर हेलन सीधा रोजर के कमरे में आती है और उसे चाय देकर वहां से जाने लगती है, पर तभी रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गेम बजाने लगता है। अगले दिन रोजर की बड़ी बहन घोड़े के इस्तबल में जाती है और उसे जाते हुए रोजर देख लेता है और उसके पीछे जाता है। वहां जाकर उसे अपनी बातों में फंसाता है और फिर उसके साथ घोड़े के अस्तबल में ही दबा के संभोग करता है। अब तो रोजर की निकल पड़ी थी क्योंकि घर की सारी औरतें लाइन लगाकर रोजर के पास जाती है और अपना गेम बजवाकर वहां से आती है और कभी कभी तो रोजर एक साथ 3-3 मेट्स को भी पेल देता था। एक दिन खुले में इंटीमेट होने के बाद अलीसा रोजर से बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर रोजर की फट जाती है और तभी खबर आती है कि अब युद्ध भी खत्म हो चुका है और सभी मर्दों की घर वापसी हो रही है, जिससे रोजर बड़ी टेंशन में होता है और अपने कमरे में बैठा हुआ सोचता रहता है कि अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाएगा। तभी उर्सुला उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। फिर कुछ देर बाद उसकी मौसी मार्गरीटा भी उसे बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर सोचने लगता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना मेरा भांडा फूट जाएगा और मेरी माँ मुझे सड़क के बीच में ही फांसी लगवा देगी। इसके बाद रोजर सबसे पहले एक लाल नेल पॉलिश लेकर अपनी बहन अलीसा के पास जाता है और उस लाल नेल पॉलिश को अलीसा की बेड शीट पर लगा देता है और उसे बोलता है कि तुम रोनाल्ड को सेड्यूस करो और आज रात उसके साथ दबा के गपगप करो ताकि उसे लगे कि अलीसा अभी तक एक वर्जिन है। उसके बाद वो अपनी मौसी मार्गरीटा के पास जाता है और उसे कहता है कि आप मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। मार्गरीटा इसके लिए मान जाती है। इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है, पर उर्सुला उसे शादी करने से मना कर देती है क्योंकि वो पहले से ही एक काने आदमी के साथ शादी करना चाहती थी। इसके बाद तीनों ही औरतों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि रोजर ने इन सबके पीछे क्या कांड फैलाया था। उसी रात रोजर एक बार फिर से हेलन के साथ दबा के गपगप करता है। फिर कुछ दिनों बाद रोजर की छुट्टियां खत्म हो जाती है और वो अपने स्कूल जाने के लिए निकल रहा होता है, पर तभी वहां हेलन आती है और वो उसे बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। रोजर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भी एक हस्बैंड का इंतजाम कर दूंगा। इस पर हेलन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो घर पर लगभग सभी लोगों ने पेला है, इसलिए मैं ये बच्चा किसी का भी बता दूंगी। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।